अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम आपको हर वो चीज गाइड करने वाले हैं जो एज अ फीमेल आपको पेश आने वाली है। आज की वीडियो ससुराल और हमल से रिलेटेड है। ये टाइटल आपको थोड़ा सा शायद ऑकवर्ड लगा हो, लेकिन ये बहुत अहम है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि हर घर की प्राइवेसी होती है। मुझे कितनी फीमेल्स ने मैसेजेस किए हैं कि उनके ससुराल वाले डॉक्टर्स पे लेके जाना नहीं चाहते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं घर में ही बच्चा करना है। डेट ऑफ डिलीवरी आ चुकी है, वो उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हैं। उनका हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा और वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि ससुराल से रिलेटेड हैं। हम इनको तफसील से आज की वीडियो में शेयर करेंगे। पहले सबसे हम टाइप्स देखेंगे ससुराल की। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 किस्म के ससुराल पाए जाते हैं। जब आप शादी होके जाती हैं तो कई दफा आप ऐसी फैमिली में आपका जाना होता है जहाँ पे एक बिग जॉइंट फैमिली होती है, यानी कि बहुत सारे जेठ, देवर, नंदे ये सब एक मुश्तरका घर में रहते हैं। ऊपर नीचे वाले पोर्शंस में रहते हैं लेकिन रहते इकट्ठे हैं। तो इस तरह के सिस्टम में आपका सर्वाइवल बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि की आपके लिए सिर्फ ये है कि आपको अपना मुंह बंद रखना होता है, आंखें खुली रखनी होती हैं और अपने दिमाग को पॉजिटिव लाइंस के ऊपर चलाना होता है। दूसरी टाइप स्मॉल जॉइंट फैमिली का होता है। स्मॉल जॉइंट फैमिली में मतलब आप मियाँ बीवी हैं और सास ससुर हैं, या मैक्सिमम खाली सास है या खाली ससुर हैं, या मैक्सिमम कोई एक आध फर्द आपके साथ है। तो ये एक स्मॉल जॉइंट फैमिली है जिसमें सर्वाइवल आमतौर पे आसान हो जाता है फीमेल्स के लिए। इसके बाद एक सिस्टम इंडिपेंडेंट लिविंग है, जिसमें मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, अलग घर में रहते हैं। इसमें अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने लिए जितने इनिशिएट्स हैं खुद लेने पड़ते हैं। इसमें आपको सेफ्टी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन आपको वैसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो दोनों केसेस में आपको सफर तो करना पड़ता है, किसी में कुछ तरह से, किसी में किसी तरह से। कुछ हमारी बहनें अब्रॉड में रहती हैं जिनके पास कोई नहीं होता और उनको जो कुछ करना होता है खुद करना होता है, और उसके अलावा उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता। स्काइप के ऊपर या ऐसी फ्री एप्स के ऊपर वो बातें कर लेती हैं अपने घर वालों से, लेकिन एज सच कोई आपको आके कुछ पका के नहीं दे सकता, आपको कुछ बना के नहीं दे सकता, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ रवायात होती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आपकी जिंदगी पर असर करती हैं। पहली सबसे जो रवायत है वो गोद भराई की होती है। अब जो तो अच्छे ससुराल वाले होते हैं वो तो अपनी बहुओं को इज्जत भी देते हैं और गोद भराई भी करते हैं, और उनको वो तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए और उनके बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन जो जरा चीप किस्म के ससुराल वाले होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये सब होता है कि वो फिर आपसे गोद भराई के लिए डिमांड करते हैं कि अपने पेरेंट्स से कहें चीजें लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, तोहफे लेके आए, वगैरह वगैरह। तो ये एक गलत रवायत है। इसका इस्लाम से या प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर एक काम खुशी खुशाएं हो तो फिर आप इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर आपको लगे इससे किसी की भी दिल आजारी होती है तो लीव इट। इसके बाद एक रस्म पाकिस्तान में जमना होती है, जो कि जब औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो उसके मैके वाले सामान लेके आते हैं। इसमें जो चीप किस्म के ससुराल वाले होते हैं वो मुख्तलिफ डिमांड्स रख देते हैं, जिससे कि सारी फैमिली के लिए कपड़े, बच्चे के लिए कोई गोल्ड की चीजें, खिलौने, कपड़े वगैरह वगैरह। इसमें बहुत ज्यादा फीमेल्स को सफर करना पड़ता है क्योंकि उनके माँ बाप के ऊपर एक प्रेशर होता है। अगर आप इसको अवॉइड करवा सकें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके घर वालों ने आपको उतनी चीजें प्रोवाइड नहीं की और आपके ससुराल वाले उसके ऊपर आपको ताने दे रहे हैं तो आप उसको एक कान से सुन के निकाल दीजिएगा। आपको बुरा बहुत लगेगा, लेकिन मेरी ये टिप याद रखिएगा क्योंकि ये एक टेम्पररी फेज होती है, इसको आपने दिल पे नहीं लगाना। इसके बाद एक रस्म होती है कि फर्स्ट बेबी आपकी माँ के घर हो। ये भी एक कंजूसी वाली रवायत है कि जितना खर्चा है और जितनी देखभाल है वो औरत की उसके माँ बाप करें, और जब वो ठीक हो जाए तो वो ससुराल में आके सेवा करे। तो इसमें अगर आपका हस्बैंड विलिंग है कि आप अपने ही घर में बच्चा पैदा करें तो ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है जिसमें आपको टोटल बेड रेस्ट वगैरह रिकमेंड किया गया है तो फिर आपको मशवरा यही है कि अपने माँ बाप के पास जाइए। जितनी केयर वो आपकी करेंगे, मैं नहीं मानती कि आपका वो केयर कहीं और पे हो सके। इसके बाद कुछ मिथ्स हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जैसे ही आप हामला होती हैं तो आपको इन मिथ्स का भी सामना करना पड़ता है। पहले ये कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ये खबर रिश्तेदारों को नहीं देनी, क्योंकि आपको नजर लग जाएगी
अगर आपके घर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपने अपनी जेठानी को नहीं बताना, आपने अपनी देवरानी को नहीं बताना, आपने फलां शख्स को नहीं बताना, उसके घर बच्चा नहीं है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अगर तो आपको खामोश रहने से नुकसान नहीं होता तो इसके ऊपर आपको आर्गुमेंट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन केस अगर कोई अल्लाह ना करे कि कोई बुरा काम हो जाए तो फिर वो आपको इस चीज का जिम्मेदार समझते हैं। इसके बाद एक ये भी मिथ है कि बच्चे को जिस घर में डेथ हो गई हो वहाँ नहीं लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे मौत का फरिश्ता होता है। मौत का फरिश्ता आपको क्या मालूम कि आपके अपने घर के आसपास मंडला रहा हो या आपका घर ही कब्रिस्तान के पास हो, तो आप ये नहीं कह सकते। इस्लामी लिहाज से ये चीज गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि अगर आपके ससुराल वाले ये कह रहे हैं तो आप इसको खामोशी से फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपने कहना ना माना और कोई अल्लाह की तरफ से आपके बच्चे को नुकसान हुआ तो इसका ब्लेम आपके ऊपर जाएगा। फिर एक मिथ है कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने चाहिए, रेज आपके बच्चे को डैमेज कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ये मिथ गलत है। अगर आपको जरूरत है तो आपको हर वीक भी डॉक्टर कहे तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर देखेगी नहीं कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है तो आपकी ट्रीटमेंट कैसे करेगी। इसके बाद कुछ मिथ ये भी है कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, घर में दाइयाँ बुलानी चाहिए और इस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। या बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, वो कहती हैं हमने तो घर में ही बच्चे पैदा किए थे, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। ये मिथ गलत है। आपको अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग औरतें हैं, मशीनें नहीं हैं। अब वो लोग इस चीजों को क्यों अवॉइड करते हैं? दरअसल सबसे ज्यादा इसके पीछे कॉज इग्नोरेंस है, यानी कि या लैक ऑफ नॉलेज है। उनको नहीं पता होता कि ये चीजें वाकई बेहतर हैं। अगर आपकी ससुराल ऐसे हैं जो एजुकेटेड लोग हैं तो आपको ज्यादातर इस तरह के मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर आप रूरल साइड्स पे हैं तो अक्सर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे जो औरतों को ससुराल में पेश आती हैं। अब जब बच्चा होना है तो सबसे पहला मसला ये होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो इतना पैसे लगेंगे, और अगर डीएनसी हो गई तो इतने लगेंगे, और अगर आपका सी सेक्शन हो गया तो इतने पैसे लग जाएंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगी या फिर वो कोशिश करेंगी कि आप किसी तरह अपने माँ बाप के ऊपर ये खर्चा डाल दें। अब ये फैसला आपने करना है कि क्या आप अपने माँ बाप के ऊपर खर्चा डालना चाहती हैं, क्या वो ये खर्चा उठा सकते हैं। अगर नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बुरे नहीं होते। उसके बाद कुछ बुरी रवायात हैं, जैसे कि आपको पहले बता दिया कि औरतें चाहती हैं कि हमारा बच्चा ससुराल में हो, लेकिन ससुराल वाले चाहते हैं कि ये मैके में हो। ना सिर्फ मैके में हो बल्कि वो साथ सामान भी लेके आए, पैसे भी लेके आए, कपड़े भी लेके आए। तो ये वो बुरी रवायात हैं जो बेसिकली जब हम लोग इकट्ठे थे इंडिया पाकिस्तान तो उस वक्त ये रवायात हमें इंडिया से मिली हैं, क्योंकि हमारा कल्चर वहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो वहाँ पे इस तरह का बहुत ज्यादा बुरा सलूक रखा जाता था औरतों के साथ। तो यही चीज माँ बाप को मजबूर करने के लिए यहाँ पे भी अभी तक कायम है। अगर हम इस्लाम के लिहाज से देखें तो ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद है लालच, कि अगर आपके ससुराल में आपकी सास, आपका ससुर या आपका हस्बैंड खुद से अगर है ही लालची तो वो आपको बार बार फोर्स करेगा कि वो आप जाके अपने मैके से पैसे लेके आए, वहाँ से सपोर्ट हासिल करें। तो यहाँ पे आपने ये सोच लेना है कि शुरू में कि अगर आपने देख लिया कि आपके सारे ससुराल वाले लालची हैं और वो आपके माँ बाप के पैसों पे आंख रख के बैठे हैं, तो फिर आपने या तो वहाँ पे रहना ही नहीं, और अगर बच्चा पैदा करना है तो उनसे पहले बात करनी है कि बच्चा तब पैदा होगा जब आप खर्चा उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो ये स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, वरना आपके माँ बाप आपकी मजबूरियों, आपके बच्चों की वजह से पिस के रह जाते हैं और आप खुद भी। लैक ऑफ नॉलेज बहुत बुरी चीज है। अगर आपके ससुराल वालों को इल्म की कमी है तो फिर वो आपका जीना हराम कर देते हैं। जैसे कि आपका क्रेविंग होती है फूड की तो वो आपको वो चीजें खाने नहीं देते। जैसे कि अगर आपका हलवा खाने का दिल कर रहा है तो वो कहेंगे ये गर्म है। अगर आपका ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा है तो वो आपको मना करेंगे कि इसकी तासीर गर्म है। कोई चीज कह देंगे इससे आपको मोशन लग जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, वो आपका खाना पीना चलना फिरना मुहाल कर देंगे। तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। फिर एक चीज होती है जेलसी। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो सब लोग आपकी प्रेगनेंसी से कभी भी खुश नहीं होते, कुछ लोग जेलस भी होते हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन लोग आपसे जेलस होते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड आपको बता देता है कि ये आपकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। उनकी निशानी ये होती है कि वो आपको हमेशा उल्टा मशवरा देते हैं, ऐसा मशवरा देते हैं जिससे आपके घर के हालात या आपके बच्चे की सेहत खराब हो। उसके बाद एक चीज होती है डिसलाइकिंग। अगर आप अपने हस्बैंड की पसंद से घर में हैं या अपने ससुर की पसंद से हैं या खाली अपनी सास की पसंद से हैं और हस्बैंड की पसंद से नहीं है, तो किसी एक ना एक को आपसे नापसंदगी ही होगी। वो आपको डिसलाइक करते होंगे, इसलिए वो आपको
इतनी प्रॉब्लम्स देंगे प्रेगनेंसी में कि आप बच्चा पैदा ना करें। ऐसी सूरत में आपको अपना ख्याल खुद रखने की जरूरत होती है। अपना ख्याल खुद कैसे रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। आपने इसको एंजॉय करना है, अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखना है। आपकी गाइडेंस के लिए हमारी काफी वीडियोस मौजूद हैं। आपको वीक वाइज से लेकर मंथ वाइज तक वीडियोस मौजूद हैं। आपको जितनी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में होने वाली हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो मौजूद हैं। तो फिर आपको किसी और की जरूरत क्यों है? सबसे पहले आपको अपना एक डॉक्टर चूज करने की जरूरत है। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि आपने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और एक आपने प्राइवेट डॉक्टर लेना है। आपने जब भी कोई मसला हो तो आपने दो तरफ से सजेशंस लेनी है ताकि आपका बिला वजह से सी सेक्शन ना हो जाए या कोई डॉक्टर आपके साथ नाजायज ना कर सके। इसके बाद एक मैं ऐसी टिप देने जा रही हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन इस चीज को आपने कभी इग्नोर नहीं करना। आपने अपनी तमाम फीलिंग्स अपने हस्बैंड के साथ जरूर शेयर करनी है। इस बात के लिए आपको ताने मिल सकते हैं कि हस्बैंड की कान भरती है, घर की बातें यहाँ की वहाँ करती है, वगैरह वगैरह, लेकिन याद रखिए कि आप जिसकी वजह से घर में हैं वो आपका हस्बैंड है। अगर वो सच्चाई से नाश ना होगा तो आपका घर में मुकाम नहीं रहेगा। प्रेगनेंसी में भी आप अपने साथ होने वाली फीलिंग्स उसके साथ शेयर करें ताकि वो ये जान सके कि आप उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स उठा रही हैं। फिर इसमें कई दफा आपको ये ताना भी सुनने को मिल सकता है कि आप कोई अकेली नहीं है जो बच्चा पैदा कर रही है। हर औरत ऐसे ही बच्चा पैदा करती है, लेकिन हर औरत के जिस्म अलग होता है, हर औरत की फीलिंग्स अलग होती हैं और हर औरत की सिचुएशन अलग होती है। हर औरत का मिसकैरेज नहीं होता, हर औरत का अबनॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होता, हर औरत का बच्चा मर नहीं जाता। तो ये सब के लिए अलग अलग सूरत हाल होती हैं। इसलिए कभी भी इस बात के नीचे आपने ब्लैकमेल नहीं होना कि सब औरतें बच्चे पैदा करती हैं तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। इसके बाद अगर आपको पता चल जाए कि मेरा हस्बैंड केयरिंग नहीं है या मेरे ससुराल वाले मेरी केयर नहीं करते, तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें। इसके ऊपर जलना कोड़ना छोड़ दें, क्योंकि उससे सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होगी या आपके बच्चे की हेल्थ खराब होगी। आपको बड़ा दिल करना होगा और इस सच्चाई को तस्लीम करना होगा कि ये बंदा ऐसा ही है और इसने मेरे साथ ऐसे ही पेश आना है। यकीन कीजिए कि जब आप ये बात को तस्लीम कर लेंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद फाइंड द वेज। जब आपने जान लिया कि ये बंदा मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है तो मैं अपनी हेल्प खुद कैसे कर सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है तो मैं अपने माँ बाप से कितने अरेंज कर सकती हूँ, मैं खुद से कितनी सेविंग कर सकती हूँ, मैं किस तरह से कम खर्चा करा सकती हूँ। तो ये चीजें, ये राहें आपने निकालनी है। और ये जान लीजिए कि अल्लाह पाक आपको माँ तभी बनाता है जब वो आपके लिए ये वेज खोल देता है। उसके बाद एक्टिव रहें। अगर आप सुस्त रहेंगी, लेटी रहेंगी तो यकीन करें कि आपका बीपी डाउन रहेगा, आपकी सेहत खराब होगी, आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जितना आप चले फिरेंगी आपके बच्चे को फ्रेश खून सर्कुलेट होकर पहुंचता रहेगा और आपका बच्चा हेल्दी होगा। और पॉसिबिलिटी यही होती है कि फिर आपका बच्चा नॉर्मल भी हो। तो एक्टिव रहना है आपने। फिर आपने किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना। आपका जो काम है आपने उसको खुद से करना है। ये हमारे नबी की सुन्नत भी है कि आप अपने काम अपने हाथ से करें। तो इसमें आपने ये नहीं सोचना कि हाय मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कोई मेरे लिए ये काम कर दे। नहीं, आपने टाइमिंग्स डिवाइड कर लेनी है। अपनी तबीयत को सोच के काम करने हैं कि मैं किसी के ऊपर बोझ भी ना बनूं और मेरे काम भी हो जाएं। फिर अवॉइड मेडिसिन। मैं उन मेडिसिन की बात नहीं कर रही जो प्रेगनेंसी में दी जाती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्स, वो तो आपने मस्ट खाने हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी रिश्तेदार आपको कोई दवाई खाने को कहता है, सजेस्ट करता है, इंसिस्ट करता है, तो आपने वो दवाई नहीं खानी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन आपको चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन चाहता है आपके घर बच्चा हो और कौन नहीं चाहता। और प्रेगनेंसी में दवाइयाँ वैसे भी मना होती हैं। इसके बाद अवॉइड टू ईट द थिंग्स मेड बाय अनरिलायबल पर्सन। ये बात बहुत मीन है लेकिन सच है। जब आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आपको नहीं पता कि कोई आपको क्या चीज खिला दे जो आपके लिए या आपके बच्चे की जान का दुश्मन बन जाए या आपके बच्चे को इवन अपाहज बना सके। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ आपने वही चीजें खानी है जिन पे आपको यकीन हो। फॉर एग्जाम्पल, फल या सब्जी अगर आप खा रही हैं तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि ये इसमें कोई चीज मिली होगी। लेकिन अगर खाना है तो अगर आपने उसको खुद बनाया है और खुद गर्म किया है तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपकी फैमिली अच्छी है, कोऑपरेटिव है, तो बिस्मिल्लाह करके खाइए। उसके बाद आपने वजन नहीं उठाना। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आमतौर पे आपको अपनी जेठानी के, अपनी नंद के बच्चों को उठाना पड़ता है, सोए हुए बच्चे को उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है। तो आपने ये वजन नहीं उठाने, आपने किसी किस्म का वजन नहीं उठाना, क्योंकि आपके लिए आपका अपना बच्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए।
जब आप प्रेग्नेंट ना हो तो आप जितनी मर्जी सर्विसेज दीजिए, लेकिन प्रेगनेंसी में आपने वजन नहीं उठाना। उसके बाद आपने एक्सर्शन नहीं करनी। आपने किसी के जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोला जाता है सिरे चढ़कर काम नहीं करना। आपने कभी भी अपनी जात के ऊपर स्ट्रेन नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने किसी का गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे काम खोल लिए, कपड़े धो लिए, साथ आपने सफाइयाँ लंबी खोल ली, साथ खाना बनाने लग गई, तो फिर क्या होगा? उनको कोई परवाह नहीं होगी। नुकसान होगा तो आपके अपने बच्चे का होगा, आपकी अपनी सेहत का होगा। सो डोंट डू दिस। अवॉइड टू स्टे अलोन। अकेले ना रहें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कब आपके लिए इमरजेंसी हो सकती है। स्पेशली 7वें महीने के बाद से और पहले ट्राइमेस्टर में कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों में रहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको फौरन हॉस्पिटल लेके जा सकें। उसके बाद अवॉइड द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। अगर आपको लगता है किसी जगह लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे मत बैठिए। अगर आपको किसी की बातें नागवार गुजर रही हैं तो वहाँ पे मत बैठिए। जिस चीज से आपका दिल खुश होता है वो काम कीजिए। जिस चीज से आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है वो काम कीजिए। पुरसुकून रहिए। जितनी आप पुरसुकून रहेंगी उतनी ही आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी और आपकी अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी। आमतौर पे ये मुश्किल हो जाता है जॉइंट फैमिली में, लेकिन इस मामले में आपको खुद गर्ज बनना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे के लिए पहले सोचना पड़ेगा। उसके बाद नेगेटिव ना सोचें। अगर आपने अपने कानों से भी कुछ सुन लिया है कि कोई आपके बारे में बैक बाइटिंग करता है, आप पे झूठे इल्जाम लगाता है, तो आपने उसके बारे में मनफी नहीं सोचना। आपने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये बंदा है ही ऐसा, तो फिर क्या टेंशन? फिर आपसे उससे तौकात तो रखनी ही नहीं है, तो फिर नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। बी पॉजिटिव, ताकि आपका दिमाग हेल्दी रहे। मनफी सोचने वाला दिमाग बीमार होता है। उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम प्रॉपर प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसकी प्लानिंग करें। अगर आपने अपने बच्चे की शॉपिंग वगैरह करनी है तो 7वें महीने से पहले वो कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए घर से बाहर निकलना ठीक नहीं होता। अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, तो इसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आपको ये शक है कि आपका सी सेक्शन हो जाएगा तो उसकी प्लानिंग करें। अगर आपने प्लानिंग की होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बिफोर हैपनिंग, जैसे कि अब आपको पता है कि अब मेरे 5वें महीने के बाद कपड़े टाइट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको पहले सोचना है कि मैं फिर कौन से कपड़े पहनूंगी। फिर अगर आपने ये सोचना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे हील्स नहीं पहननी, तो आपको ये पहले सोचना है कि मैंने फिर जूते कौन से पहनने हैं। इस तरह से आपने अपनी हर प्रॉब्लम आने वाली से पहले सोचना है। जैसे एक आम बात है कि आपके घर जब दावत होती है तो आप एक दिन पहले से जहन में प्लान करती हैं कि मुझे क्या क्या पकाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो इसी तरह प्रेगनेंसी में भी आपको पहले से सोचने की जरूरत होती है कि मुझे क्या करना है और कब करना है। कभी भी जाहिल ना बने, बी एजुकेटेड। उसके लिए आपके पास हमारी वीडियोस मौजूद हैं। आपको और भी किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं मौजूद हूँ आपको गाइड करने के लिए। लेकिन अपनी जात के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में और अपने बच्चे के बारे में अच्छी तरह से वीडियोस देखकर नॉलेज इकट्ठा करें, ताकि एक तो छोटी छोटी बात से आप पैनिक ना हो, और दूसरा ये कि आपको किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर हैं जो शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि मेरी वीडियोस देख के उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई मसला नहीं हुआ। तो आप भी देखिए, ये वीडियो सबके लिए हैं। इसके बाद एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस। ये इस सूरत में है कि अगर आपने एक जहन बनाया हुआ था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन आपको डॉक्टर सी सेक्शन का कह देती हैं, तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सिचुएशन को फौरन एक्सेप्ट कर लिया करें और इस बात पे जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि शुक्र है कि हमारे मुल्क में या दुनिया में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आपका बच्चा डिलीवर हो सकता है, चाहे ऑपरेशन के जरिए ही सही। अब सोचिए कि अगर ये नेमत ना होती सी सेक्शन की, तो कितनी औरतें थीं जिनका बच्चा मर जाता, औरतें मर जाती और उनकी ट्रीटमेंट ना हो पाती। इसलिए सी सेक्शन के ऊपर परेशान नहीं होना और इसको एक अल्लाह ताला की तरफ से सोल्यूशन समझना है और इस पे भी शुक्र अदा करना है और फौरन इसको एक्सेप्ट कर लेना है। घबराना भी नहीं है। और सबसे अहम और आखिरी बात यह है कि नमाज आपने बाकायदगी से पढ़नी है। एक तो ये कि शैतान आपको बहकाता नहीं, आपके दिल में बुरे वसवसे नहीं पैदा होते। फिर ये कि अगर आपको जॉइंट फैमिली की वजह से कोई स्ट्रेस होता है तो आप अल्लाह के आगे रो लीजिए, आपका स्ट्रेस जाता रहता है। आपको ये शायद मालूम ना हो कि रो लेने से आपका जो दिमाग में प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है और आप कितने दिनों के लिए पुरसुकून हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो नमाज एक बेहतरीन जरिया है जिसमें आप रो कर अपना सारा स्ट्रेस आउट कर लेती हैं और उसके बाद अपनी लाइफ पे नॉर्मल हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें ये नमाज और दुआ एक ब्लेसिंग दी है, और ये इसलिए भी ब्लेसिंग है कि ये आपके तमाम पार्ट्स को एक्टिव रखती है, मूव आप करते रहते हैं और सजदे की हालत में आपका बच्चा अपनी सही पोजीशन ले लेता है, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।
7वें महीने के बाद अगर आपसे हो सके तो आप लंबे सजदे किया करें ताकि बच्चा फौरन अपनी असल पोजीशन पे आ जाए और डिलीवरी नॉर्मल हो। तो ये वो तमाम टिप्स थी जो मेरी बहनों के लिए ससुराल में बहुत जरूरी थी। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए है क्योंकि ये मसले डिटेल से शेयर करने वाले होते हैं, तो अगर मैं डिटेल्स नहीं दूंगी तो मेरी वीडियो बनाने का फायदा नहीं होगा। ये वीडियो कैसी लगी इसकी फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा और मुझसे अपनी ये बात जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।